फ्रेंड्स, मैं अनूप कुमार। मेरे YouTube चैनल अनूप स्टडी सेंटर में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं। ये जितने सारे प्रश्न हैं जेपीएससी के एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से इसको देखिएगा और पूरा वीडियो को देखिएगा ताकि आपको लाभ हो सके। तो चलिए हम लोग बिना देर करते हुए सीधे प्रश्न की ओर आते हैं और देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न जो है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को कब लागू किया गया है, इसका बताना है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को कब लागू किया गया? ऑप्शन ए है 1 नवंबर 1908 को, दूसरा है 11 नवंबर 1908 को, तीसरा है 15 नवंबर 1908 को और चौथा है 30 नवंबर 1908 को। तो इसका सही आंसर जो होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11 नवंबर 1908 को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को लागू किया गया था। आगे देखते हैं। देखिए आगे है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का खाका किसने तैयार किया था? तो बताना है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जॉन एच हॉफमैन ने। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे है तीसरा नंबर प्रश्न, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम निम्न में से किस अधिनियम से प्रभावित है? बताना है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम निम्न में से किस अधिनियम से प्रभावित है? पहला है उड़ीसा काश्तकारी अधिनियम, दूसरा है बिहार काश्तकारी अधिनियम, तीसरा है बंगाल काश्तकारी अधिनियम और चौथा है उत्तर प्रदेश काश्तकारी अधिनियम। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल काश्तकारी अधिनियम। आगे देखते हैं। आगे है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम निम्न में से किस प्रमंडल में लागू किया जाता है? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम निम्न में से किस प्रमंडल में लागू किया गया है वो बताना है। ऑप्शन ए है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, ऑप्शन बी है दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल, ऑप्शन सी है पलामू प्रमंडल, ऑप्शन डी है उपरोक्त तीनों। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त तीनों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम किस में है? उत्तरी छोटा नागपुर है, दक्षिण छोटा नागपुर है, पलामू है और एक कोल्हान में भी है। और संथाल परगना अगर बात की जाए एसपीटी का तो वो है संथाल परगना में। तो याद रखिएगा, अगर जिला पूछा जाए कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में कितने जिले हैं तो 18 जिले आएंगे। और एसपीटी में अगर पूछा जाए, संथाल परगना में पूछा जाए तो कितने जिले आएंगे? 6 जिले आएंगे। और छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में कितने जिले आएंगे? तो 18 जिले आएंगे, ये याद रखिएगा। और कितने प्रमंडल आएंगे छोटा नागपुर में? तो 4 प्रमंडल आएंगे। और संथाल परगना में कितने प्रमंडल आएंगे? 1 प्रमंडल आएंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कुल कितने अध्यायों में विभाजित है? तो इसको बताना है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो कितने अध्याय में विभाजित किया गया है। ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 19, ऑप्शन डी है 23। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 19 अध्यायों में विभाजित किया गया छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को। आगे देखते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में कुल कितने धाराएं हैं बताना है। ऑप्शन ए है 271 धारा, ऑप्शन बी है 281 धारा, ऑप्शन सी है 261 धारा, ऑप्शन डी है 291 धारा। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 271 धाराएं हैं। और कितने अध्याय हैं? अध्याय जो इसका है वो 19 अध्याय है। याद रखिएगा, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में कुल कितने धाराएं हैं तो 271 मारिएगा। और छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में कुल कितने अध्याय हैं तो 19 अध्याय हैं। आगे देखते हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे है 7 नंबर प्रश्न है। देखिए 7 में क्या पूछा गया, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में प्रथम संशोधन किस वर्ष किया गया था? इसको बताना है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में प्रथम संशोधन किस वर्ष किया गया था। ऑप्शन ए है 1910, ऑप्शन बी है 1912, ऑप्शन सी है 1916, ऑप्शन डी है 1920। तो सही आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1920 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में प्रथम संशोधन किया गया था। आगे देखते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्न में से कौन सा एक छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का उद्देश्य नहीं है? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है भूमि संबंधी विवादों को समाप्ति, ऑप्शन बी है जनजातियों में भूमि संबंधी अधिकारों की रक्षा, ऑप्शन सी है जनजातियों की भूमि में बेदखल, ऑप्शन डी है जनजातीय विद्रोह को नियंत्रित करना। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, जनजातियों को भूमि से बेदखल करना तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का उद्देश्य नहीं था। आगे देखते हैं।
प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। CNT एक्ट के तहत ऐसी जंगली भूमि जिसे भूस्वामी के अतिरिक्त किसी अन्य कृषक द्वारा तैयार किया गया हो उसे क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए है कोरकर, ऑप्शन बी है जोत, ऑप्शन सी है फुटकट्टी, ऑप्शन डी है बंदोबस्ती भूमि। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कोरकर भूमि। कोरकर भूमि हो जाएगा सही आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, CNT एक्ट के तहत ऐसी जंगली भूमि जिसे भूस्वामी के अतिरिक्त किसी अन्य कृषक द्वारा तैयार की गई हो उसे कहते थे कोरकर भूमि। आगे देखते हैं, आगे है 10 नंबर प्रश्न। देखिए, वैसे भूधृति जिसे परिवार के पुरुष वारिस न होने पर रैयत का निधन के बाद पुनः भूस्वामी को वापस कर दिया जाता था उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है पुनर्ग्रह भूधृति, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे है 11 नंबर प्रश्न। देखिए, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अंग्रेजी सरकार द्वारा कब अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था? ऑप्शन ए 1957 में, ऑप्शन बी है ऑप्शन ए है 1757, ऑप्शन बी है 1793, ऑप्शन सी है 1798, ऑप्शन डी है 1813। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1793 में। 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अंग्रेजी सरकार द्वारा अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। आगे देखते हैं, आगे देखिए 12 नंबर प्रश्न। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत कृषि वर्ष का तात्पर्य क्या है बताना है। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत कृषि वर्ष का तात्पर्य है वह वर्ष जो किसी स्थानीय क्षेत्र में कृषि कार्य हेतु प्रचालित हो, उसे छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत कृषि वर्ष का तात्पर्य माना गया है। आगे देखते हैं, आगे देखिए 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न क्या है? 13 नंबर प्रश्न है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत जोत का तात्पर्य क्या है? तो जोत का तात्पर्य क्या है बताना है। ऑप्शन ए है इसका जमीन द्वारा धारित भूमि, ऑप्शन बी है सरकारी भूमि, ऑप्शन सी है रेत द्वारा धारित भूमि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, रेत द्वारा धारित भूमि को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत जोत का तात्पर्य माना गया है। आगे देखते हैं, आगे देखिए 14 नंबर प्रश्न। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत भूस्वामी का तात्पर्य क्या है बताना है। तो ऑप्शन ए है वह व्यक्ति जो लगान का निर्धारण करता है, ऑप्शन बी है वह व्यक्ति जो लगान वसूल करता है, ऑप्शन सी है वह व्यक्ति जिसने किसी काश्तकार को अपनी जमीन दी हो, ऑप्शन डी है वह व्यक्ति जिसे सरकार से जमीन प्राप्त हो। तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत भूस्वामी का मतलब है वह व्यक्ति जिसे किसी काश्तकार को अपनी जमीन दी हो, उसको बोलते हैं भूस्वामी। आगे देखते हैं 15 नंबर प्रश्न। देखिए 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत काश्तकार का क्या तात्पर्य है। इसमें बताना है कि काश्तकार का तात्पर्य क्या है। देखिए ऑप्शन ए है वह व्यक्ति जिसने सरकार से जमीन प्राप्त की हो, ऑप्शन बी है वह व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति से जमीन अधीन भूमि धारण करता हो तथा उनका लगान चुकाता हो, ऑप्शन सी है वह व्यक्ति जिसने किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी जमीन दी हो तथा उसे लगान वसूलता हो, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के अधीन भूमि धारण करता था उसका लगान चुकाता हो, मतलब किसी से भूमि धारण किया हो और उसका लगान यानी कि टैक्स उसका देता हो, उसको कहा जाता है काश्तकार। आगे देखते हैं, आगे प्रश्न है 16 नंबर। देखिए 16 नंबर क्या है प्रश्न, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत लगान का तात्पर्य क्या है बताना है। ऑप्शन ए है जमींदार द्वारा सरकार की भूमि के उपभोग के दिया गया प्रतिफल, ऑप्शन बी है रैयत द्वारा भूमि के उपभोग के बदले सरकार को दिया गया प्रतिफल, ऑप्शन सी है रैयत द्वारा भूमि के उपभोग के बदले अपने भूस्वामी को दिया गया प्रतिफल, और ऑप्शन डी है जमींदार द्वारा भूमि के उपभोग के बदले रैयत को दिया गया प्रतिफल। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रैयत द्वारा भूमि के उपभोग के बदले अपने भूस्वामी को दिया गया प्रतिफल को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत लगान का तात्पर्य माना गया है।
आगे देखते हैं, आगे देखिए, आगे प्रश्न है 17 नंबर का। 17 नंबर प्रश्न है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत पुनर्ग्रह भूधृति का तात्पर्य क्या है, बताना है। ऑप्शन ए है परिवार का नर वारिस नहीं होने पर रैयत के निधन के बाद भूस्वामी को वापस होने वाला भूमि। ऑप्शन बी है परिवार का नर वारिस नहीं होने पर रैयत के निधन के बाद सरकार को वापस की जाने वाली भूमि। और ऑप्शन सी है परिवार का नर वारिस नहीं होने पर रैयत के निधन के बाद उसके किसी रिश्तेदार को हस्तांतरित की जाने वाली भूमि। और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिवार का नर वारिस नहीं होने पर रैयत के निधन के बाद भूस्वामी को वापस होने वाली भूमि को पुनर्ग्रह भूधृति का तात्पर्य माना गया है। आगे देखते हैं 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न देखिए, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत निम्न में से किसे काश्तकार के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। भूधारक को भी माना गया है, रैयत को भी माना गया है और मुंडारी कट्टीदार को भी माना गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, आगे है 19 नंबर प्रश्न, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत भूधारक का तात्पर्य क्या है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भूधारक का मतलब है वह व्यक्ति जिसने किसी दूसरे व्यक्ति की जमीन धारण की हो तथा उसका लगान चुकाता हो उसके भूधारक माना गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। देखिए, निम्न में से कौन एक रैयत का प्रकार नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से बताना है कि कौन एक रैयत का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए है अधिभोगी रैयत, ऑप्शन बी है अनधिभोगी रैयत, ऑप्शन सी है खुटकट्टीदार अधिकार प्राप्त रैयत और ऑप्शन डी है तीनों रैयत के प्रकार हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी तीनों जो है ए बी सी जो है तीनों रैयत के प्रकार हैं। आगे देखते हैं, आगे देखिए 21 नंबर प्रश्न को, वह व्यक्ति जो किसी व्यक्ति के जमीन खेती कार्य हेतु धारण करता हो तथा उसका लगान चुकाता हो उसे CNT एक्ट के तहत क्या कहा गया है। इसको जो कहा गया है वो है भूधारक कहा गया है। आगे देखते हैं 22 नंबर प्रश्न को, वह मुंडारी जिसने जंगली भूमि के किसी हिस्से को जोत में लाने हेतु भूमि का अधिकार अर्जित किया हो उसे CNT एक्ट के तहत क्या कहा जाता है। तो CNT एक्ट के तहत उसको कहा जाता है मुंडारी खुटकट्टीदार। क्या कहा जाता है, मुंडारी खुटकट्टी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखिए 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत डिग्री का क्या तात्पर्य है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत डिग्री का क्या तात्पर्य है, बताना है। तो इसका सही आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिविल न्यायालय का आदेश। आगे देखते हैं, आगे है छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 के तहत तैयार रजिस्टर में शामिल भूमि को कितने वर्षों तक धारण करने पर भूमि को अस्थायी बंदोबस्त समझा जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 वर्ष तक अगर यदि भूमि धारण करता है तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 के तहत रजिस्टर में शामिल भूमि को भूमि के अस्थायी बंदोबस्त समझा जाएगा। आगे देखते हैं, आगे है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की किस धारा के तहत भूधारक या ग्राम मुखिया के लगान में वृद्धि का प्रावधान किया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा धारा 9 के क में। धारा 9 के क में जो है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के धारा 9 के क में भूधारक या ग्राम मुखिया के लगान में वृद्धि का प्रावधान किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 26 को देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 26 में क्या है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के किस धारा में बंदोबस्त रैयत को परिभाषित किया गया है, बताना है। धारा 12, धारा 17, धारा 21, धारा 27। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा धारा नंबर 17। धारा नंबर 17 में जो है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अस्थायी बंदोबस्त को परिभाषित किया गया है। आगे देखते हैं 27 नंबर को देखते हैं। CNT एक्ट की किस धारा के तहत सिंहभूम जिले में सरायकेला और खरसावां अनुमंडल में रैयत द्वारा फलों के उद्यान, खलिहान और खाद गड्ढा के रूप में प्रयुक्त जोत के कोई लगान का भुगतान नहीं किया जाएगा। वो कितने धारा में वर्णन है, बताना है। तो धारा 24 में वर्णन है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की किस धारा में रैयत को
जोत से बेदखल के संबंध में प्रावधान किया गया है बताना है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की किस धारा में रेत के जोत से बेदखल के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो ये जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा धारा 22 में। धारा 22 में जो है रेत के जोत से बेदखल के संबंध में प्रावधान किया गया है। आगे देखते हैं 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। CNT एक्ट की किस धारा में रेत के जोत के लगान में कमी के संबंध में प्रावधान किया गया है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। धारा 33 के क में जो है वो रेत के जोत के लगान में कमी के संबंध में प्रावधान किया गया है। आगे देखते हैं 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 37 के तहत किस खुदकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत डैश वर्षों से अधिक काश्तकारी सृजन की हो तो भूमि का लगान नहीं बढ़ाया जाएगा। तो सही आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। अब फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 37 के तहत किसी खुदकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत 20 वर्षों से अधिक की काश्तकारी सृजित की हो तो भूमि का लगान नहीं बढ़ाया जाएगा। तो ये हो जाएगा 20 वर्ष इसका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 41 के तहत निम्नलिखित में से किस आधार पर किसी अनाधिभोगी रैयत को बेदखल किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी देखिए इसका क्या है। ऑप्शन नंबर डी इसका है तीनों, यानी कि कौन कौन सा है देख लीजिए। पहला है यदि वह तीसरे कृषि वर्ष के प्रारंभ के बाद 90 दिनों के अंदर पिछले 2 कृषि वर्षों का लगान देने में असमर्थ रहा हो। ऑप्शन नंबर बी है यदि रैयत ने अपनी भूस्वामी के बीच संविदा के किसी प्रावधान का उल्लंघन किया हो। ऑप्शन सी है यदि रैयत के उचित लगान का भुगतान करने से इनकार कर दिया हो। तो इसका जो है तीनों हो जाएगा। आगे देखते हैं 32 नंबर प्रश्न। देखिए 32 नंबर प्रश्न क्या है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत निम्न में से किसके आदेश पर अनाधिभोगी रैयत को जोत से बेदखल किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उपायुक्त हो जाएगा। उपायुक्त द्वारा अनाधिभोगी रैयत को जोत से बेदखल किया जा सकता है। इसका प्रावधान कहाँ है? तो CNT में है। आगे देखते हैं। आगे है 33 नंबर प्रश्न। 33 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत किसी रैयत द्वारा अधिकतम कितनी अवधि के लिए अपनी जोत या उसके किसी भाग का अंतरण किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्षों तक। 5 वर्षों तक जो है इसका वर्णन है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में। अब धारा कितने में 46 में इसका वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए 34 नंबर प्रश्न क्या है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत कोई रैयत डैश वर्षों से कम किसी अवधि के लिए अपनी जोत या उसके किसी भाग के भुगतबंध बंधक कर सकता है। कितने वर्षों तक कर सकता है उसको बताना है। तो जो कर सकता है 15 वर्षों तक कर सकता है। फिर से देखिए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत कोई रैयत 15 वर्षों तक 15 वर्षों तक 15 वर्षों से कम किसी अवधि के लिए अपनी जोत या उसके किसी विभाग को बंधक रख सकता है। कितने 15 वर्षों तक उसको बंधक रख सकता है। इसका जो वर्णन है CNT में धारा 46 के तहत वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं। आगे देखिए आगे है क्वेश्चन नंबर 35। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कहता है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत कोई रैयत किसी बंधकार को अपनी जोत भुगतबंध बंधक कर सकता है। कितने वर्षों तक कर सकता है या क्या कर सकता है? तो देखिए कहाँ वर्णन इसका है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बिहार और उड़ीसा सहकारी समितियां अधिनियम 1935 के अधीन पंजीकृत हो तो वो कर सकता है। क्या कर सकता है? देखिए फिर से बिहार और उड़ीसा सहकारी समितियां के अधिनियम 1935 के अधीन पंजीकृत हो तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत कोई रैयत किसी बंधकार को अपनी जोत भुगतबंध बंधक कर सकता है। तो हो जाएगा इसका आंसर ए। आगे देखते हैं। आगे देखिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर जो है वो 36 है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(3) क के तहत यदि किसी जोत के मामले में एक पक्षकार अनुसूचित जनजाति हो तथा दूसरा पक्षकार अनुसूचित जाति जनजाति नहीं हो
अगर एक पक्ष है अनुसूचित जनजाति और दूसरा पक्ष जो है अनुसूचित जनजाति नहीं हो तो ऐसे वाद में निम्न में से कौन सा आवश्यक रूप से पक्षकार होगा? तो ये जो होगा वो होगा उपायुक्त यानी कि डीसी होगा। इसमें प्रावधान किया गया है कि एक पक्ष अगर अनुसूचित जनजाति हो तो दूसरा पक्ष भी अनुसूचित जनजाति होना चाहिए। अगर नहीं है तो इसका जो पक्षकार होगा वो उपायुक्त हो सकता है। इसका फैसला उपायुक्त कर सकता है कि ये ज़मीन बिक सकता है कि नहीं बिक सकता है, इसका क्या नियम है, क्या प्रावधान है, ये डीसी बता सकते हैं। आगे देखते हैं। देखिए 37 नंबर प्रश्न, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा कितने के तहत किसी न्यायालय द्वारा किसी रेत के जोत के विक्रय हेतु कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो 47 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब फिर से देखिए पढ़िए, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 47 के तहत किसी न्यायालय द्वारा किसी रेत के जोत के विक्रय हेतु कोई आदेश पारित नहीं कर सकता। कितने? तो धारा 47 के अंदर जो है न्यायालय किसी रेत को जोत के विक्रय हेतु कोई आदेश पारित नहीं कर सकता। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। आगे है अगला प्रश्न, देखिए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 53 के तहत निम्न में से किस रीति से लगान का भुगतान किया जाएगा? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। माल कचहरी या डाक मुद्रादेश द्वारा जो है वो धारा 53 के तहत किसी रीति से लगान का भुगतान किया जा सकता है। आगे देखते हैं। आगे देखिए, आगे है 39 नंबर प्रश्न। 39 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 58 के तहत बकाया लगान पर अधिकतम डैश वार्षिक की दर से साधारण ब्याज प्रभावित किया जा सकता है। कितने दर से इसको साधारण ब्याज लग सकता है? तो इसको लग सकता है 6.2% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज प्रभावित किया जा सकता है अगर कोई बकाया है तो। बकाया लगान अगर बाकी किसी का, तो धारा 58 में इसका वर्णन है कि 6.2% वार्षिक दर से साधारण ब्याज इसको चुकता करना पड़ेगा। आगे देखते हैं। आगे है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत किसी भूस्वामी द्वारा काश्तकार से लगान के अतिरिक्त अवैध रकम वसूलने पर दंड का प्रावधान किया गया है कि जितना रकम वसूलना चाहिए उससे अधिक अगर कोई भूस्वामी अगर यदि वसूल करता है तो उसका भी प्रावधान किया गया है दंड का। तो वो दंड कितने में है तो बताना है। उसका दंड का प्रावधान जो है वो धारा 63 में किया गया है। क्या किया गया है? भूस्वामी अगर काश्तकार से लगान के अतिरिक्त अवैध रकम वसूल करता है तो उसको दंड दिया जा सकता है। कितने? तो धारा 63 के अंदर। आगे देखते हैं। आगे देखिए, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा कितने के तहत राज्य सरकार की किसी बंजर भूमि को बंदोबस्त किया जा सकता है? तो ये धारा कितने में वर्णन है? तो धारा 63 के क में जो है इसका वर्णन है। देखिए फिर से पढ़ते हैं इसको। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 63 के क के तहत राज्य सरकार की किसी बंजर भूमि को बंदोबस्त किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे है 42 नंबर प्रश्न। क्या कहता है? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत कोडकर का तात्पर्य क्या है? कोडकर का तात्पर्य क्या है बताना है। तो कोडकर का तात्पर्य है किसी रैयत द्वारा प्रति भूमि को कोडकर तैयार की गई भूमि को कोडकर भूमि कहा जाता है। आगे देखते हैं। आगे है 43 नंबर प्रश्न। देखिए 43 नंबर प्रश्न क्या कहता है? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा किस धारा के अंतर्गत उपायुक्त के आदेश से भूमि को कोडकर में परिवर्तित किया जा सकता है? तो कितने में वर्णन है? तो इसका वर्णन जो है वो 64 में है। फिर से देखते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा के अंतर्गत उपायुक्त के आदेश से भूमि को कोडकर में परिवर्तित किया जा सकता है? तो धारा 64 के में इसका वर्णन है कि उपायुक्त के आदेश पर कोडकर भूमि में परिवर्तित किया जा सकता है। भूमि को कोडकर उसे उपजाऊ बनाया जा सकता है। आगे देखते हैं। आगे है 44 नंबर प्रश्न। देखिए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 67 के तहत कोडकर में परिवर्तित किसी भूमि पर कितने वर्षों तक लगान देय नहीं होगा? कितने वर्षों तक लगान नहीं देना पड़ेगा? तो ये जो है वो 4 वर्षों तक जो है लगान नहीं देना पड़ेगा। अगर कोई कैसा भूमि है, कोडकर में परिवर्तित किया गया भूमि है,
तो 4 वर्षों तक लगान इसको नहीं देना पड़ेगा। ये धारा 67 के क में वर्णन किया गया है। किसमें? तो CNT में इसका वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं। आगे है 45 नंबर प्रश्न, देखिए क्या कहता है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा के तहत राज्य सरकार भूस्वामी काश्तकारों एवं व्यक्तियों के बची जल के उपयोग तथा बहाव से संबंधित विवादों का समाधान करने तथा उसका संरक्षण करने का आदेश राजस्व अधिकारी को दे सकती है? तो इसका धारा में कितने में वर्णन है? ये धारा जो वर्णन है वो 82 में है, 82 में इसका वर्णन है। देखिए फिर से, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 82 के तहत राज्य सरकार भूस्वामी काश्तकारों तथा अन्य व्यक्तियों के बची जल के उपयोग या बहाव से संबंधित विवादों का समाधान करने तथा उसका संरक्षण करने का आदेश राजस्व अधिकारी को दे सकती है। तो इसका वर्णन धारा 82 में है। आगे देखते हैं 46 नंबर प्रश्न को। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में भूस्वामी को विशेषाधिकार युक्त भूमि की परिभाषा दी गई है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धारा 118। धारा 118 में भूस्वामी को विशेषाधिकार युक्त भूमि की परिभाषा दी गई है। आगे देखते हैं 47 नंबर प्रश्न को। देखिए 47 नंबर प्रश्न क्या कहता है। यह है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 118 के तहत भूस्वामी की विशेषाधिकार युक्त भूमि में निम्न में से कौन सा शामिल है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि इसमें जो है वो तीनों शामिल है। कौन कौन है देख लीजिए। पहला है जिसे भूस्वामी अपने उपकरणों या अपने सेवकों के द्वारा जोतता हो। ऑप्शन बी है जो किसी अभिधारी द्वारा 1 वर्ष से अधिक अवधि के पट्टे पर अथवा 1 वर्ष उससे कम अवधि के लिखित या मौखिक पट्टे पर आधारित हो। और ऑप्शन सी है वैसे भूमि जो रांची और धनबाद जिलों को छोड़कर एन सिंहभूम जिले के पटमदा, ईचागढ़ तथा चांडिल थानों को छोड़कर छोटा नागपुर प्रमंडल में जिरात के रूप में ज्ञात हो। तो इसका हो जाएगा उपरोक्त शामिल, सभी शामिल, यानी कि तीनों शामिल हैं। आगे देखते हैं नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए 48 नंबर प्रश्न क्या कहता है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा किसके तहत किसी मुंडारी खुटकटीदार काश्तकारी के अंतरण को प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी धारा 240 के तहत किसी मुंडारी खुटकटीदार काश्तकार के अंतरण को प्रतिबंधित किया जा सकता है। आगे देखते हैं 49 नंबर प्रश्न को। 49 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत भूमि के लगान में परिवर्तन करने हेतु कौन अधिकृत है? भूमि के लगान में कौन परिवर्तित कर सकता है? तो वो कर सकता है जिला उपायुक्त, यानी कि डीसी कर सकता है। किसी लगान में परिवर्तन करना है तो कौन कर सकता है? जिला उपायुक्त। आगे देखते हैं 50 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए 50 नंबर प्रश्न क्या कहता है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत लगान का भुगतान क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि वर्ष के तिमाही के अंतिम दिन में किया जाता है। लगान का भुगतान जो है कृषि वर्ष के तिमाही के अंतिम दिन में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे है 51 नंबर प्रश्न, देखिए क्या कहता है। 51 नंबर प्रश्न है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत आयुक्त के कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध कहाँ अपील की जा सकती है? आयुक्त के कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध कहाँ पर अपील की जा सकती है? तो इसको अपील की जा सकती है उच्च न्यायालय में, यानी कि हाई कोर्ट में किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। आगे है 52 नंबर प्रश्न। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बंजर भूमि की बंदोबस्ती किस प्रकार की जा सकती है? तो इसको जो की जा सकती है वो उपायुक्त द्वारा जारी आदेश के द्वारा किसी बंजर भूमि को बंदोबस्ती के रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। इसको डीसी से आदेश लेना होगा तभी किया जा सकता है। देखिए 53 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 53 नंबर प्रश्न है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की प्रक्रिया किस प्रक्रिया के संबंध में निम्न में से कौन सा विधि निर्माण करने हेतु अधिकृत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य सरकार। राज्य सरकार जो है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की प्रक्रिया के संबंध में कौन विधि निर्माण कर सकती है? तो राज्य सरकार कर सकती है। आगे देखते हैं। आगे है और अंतिम प्रश्न यही है। देखिए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अनुसार कोरकर भूमि में कितने वर्षों तक मालगुजारी नहीं लगाई जा सकती है? तो इसका हो जाएगा 4 वर्षों तक मालगुजारी नहीं लगेगा। किस भूमि पर नहीं लगेगा? तो कोरकर भूमि पर नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो ही खत्म होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
और मेरे चैनल में अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा डाले गए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपको लाभ मिल सके। धन्यवाद फ्रेंड्स।